तो हम डिस्कस करते हैं क्या, MCQ डिस्कस करते हैं। इसे थोड़ा ऊपर करता हूँ, थोड़ा आपको कंफर्टेबल लगेगा। ट्रेनिंग मेट्रोलॉजी के MCQ हैं, इसको डिस्कस करते हैं। तो आप लोग रेडी हैं? मंजीत सब, चलिए पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं। नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, जिसे हम क्या बोलते हैं, NSDC, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। NSDC ऑफ इंडिया स्टेबलाइज, भारत के राष्ट्रीय कौशल विकास निगम NSDC की स्थापना कब हुई थी? ये ऑप्शन है, कब हुई थी? 2008, ऑप्शन ए है इसका, ऑप्शन ए है, 2008 में इसकी स्थापना हुई थी। एग्ज़ाम में एक चीज़ और आता है, अगर थोड़ा सा अगर क्वेश्चन अगर टफ करना चाहेंगे तो NSDC का क्या कर देंगे, फुल फॉर्म पूछ लेंगे। उसके बाद NSDC के अंदर क्या क्या आता है, NSDC के अंदर क्या क्या आता है बताइए, NSDC के अंदर क्या क्या आता है? SSC, इसे क्या बोलते हैं, इसका फुल फॉर्म क्या होता है? सेक्टर स्किल काउंसिल। मेन मुद्दा है कि अगर क्वेश्चन इस तरह आप करेंगे ना, देखिए क्वेश्चन से कई क्वेश्चन निकलने लग जाते हैं। और NSDC कब बना था? 2008, तो आप बता ही दिए, ठीक है। ये देखा जाए तो कहीं ना कहीं जो हमारा जितना भी NSTIs होती हैं, जितना भी चीज़ें होती हैं, इसमें क्या काम करता है, ये प्राइवेट सेक्टर को कहीं ना कहीं क्या काम करता है, फाइनेंशियली सपोर्ट करता है, पैसा देता है। मान लीजिए आपको हॉस्टल बनवाना है, हॉस्टल का क्या निर्माण करवाना है, तो सारी व्यवस्था करेगा, PWD से बात करेगा, इतने पैसे लगेंगे। मतलब कुल मिला के है, कभी कभी ये होता है कि कोई नई टेक्नोलॉजी आई है, उसकी फैकल्टी अवेलेबल नहीं है, तो क्या करेंगे, गेस्ट फैकल्टी के रूप में रिक्रूटमेंट करवाना, मतलब करवाना नहीं, जो फैकल्टी यहाँ पे आ रही है उसके पैसे देने की व्यवस्था। कुल मिला के जितना भी फाइनेंशियल चीज़ें होती हैं, जितना भी फाइनेंशियल चीज़ें होती हैं, उनको ये क्या करता है, ऑब्जर्व करता है, मॉनिटर करता है, फाइनेंस पैसे से रिलेटेड सारी चीज़ों को डील करता है। इतनी बात समझ लीजिए आप, मेरी बात समझ रहे हैं कि नहीं? पैसे से जितनी भी चीज़ें होंगी उसको डील करता है। अच्छा, लेबर मिनिस्ट्री कब बदली, इसमें DGT में कब कन्वर्ट हुआ हमारा? 2000 कब हुआ था, भूल रहे हो आप लोग, चलो आगे बढ़ो। नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट इसमें देखिए, इसमें एक चीज़ और आता है, एग्जाम में आता है हमेशा, SSC का फुल फॉर्म पूछ लेता है कभी कभी। किसका? SSC का। तो आपको SSC का फुल फॉर्म क्या याद रखना है? सेक्टर स्किल काउंसिल, पूछ लेता है। एक इसका क्या काम होता है ये भी बता देता हूँ। जितने भी इंडस्ट्रीज़ हैं उसमें इसका कार्य रहता है कि जो नई टेक्नोलॉजीज़ आती हैं, जैसे कल हमारे पास वो आए थे, सोलर वाले आए थे, उनसे बात चल रही थी, तो IT वालों के लिए बात कर रहे थे कि IT में सिलेबस में पाइथन होना चाहिए, अलग अलग चीज़ें होनी चाहिए। इस पर डिस्कशन करते हैं, क्या करते हैं, कुल मिला के मार्केट में किस चीज़ की ज़रूरत है उसका ये काम करते हैं। SSC का काम क्या होता है, इसमें प्राइवेट कंपनीज़ वगैरह होती हैं, वो डिमांड बताती हैं कि हमें ऐसे स्किल पर्सन चाहिए, आप अपने सिलेबस में ये चेंजेस लाइए। तो क्या करता है, जो हमारा DGT है, CSTI को बोलता है कि साहब प्राइवेट मार्केट में ऐसे हमें चाहिए स्किल पर्सन। अब मान लीजिए आपको ट्रेनिंग हम देते रहे हैं मोबाइल पे, बटन वाला मोबाइल बनाना, बटन वाली मोबाइल आप बनाइए, लेकिन उसका फ़ायदा क्या है? कोई फ़ायदा नहीं। आज के ज़माने में आपको ट्रेनिंग हम अभी भी दिए जा रहे हैं बटन वाली, और चल रहा है टच स्क्रीन, हे सीरी कैसी हो, वो बोलेंगे मैं इधर हूँ, एप्पल वाला। तो आप कहीं, आपको कोई रिक्रूटमेंट करेगा? कोई नहीं करेगा। तो इसमें SSC का काम ये होता है, NSDC के अंडर में आती है, प्राइवेट पार्टनर होते हैं इसमें। इसका कार्य ये होता है कि ये इस पर मॉनिटर करता है, देखता है कि प्राइवेट सेक्टर में या जो इंडस्ट्रीज़ हैं और जो नई टेक्नोलॉजीज़ हैं उसके लिए कैसे हमें स्किल पर्सन चाहिए, नहीं तो इतना ही रिसोर्सेज आप पे वेस्ट चले जाएंगे। क्लियर होती है कि नहीं बात? डन है, उस पर काम करते हैं। नेक्स्ट देखिएगा, इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसका अगला क्वेश्चन मैं डाउन करता हूँ, स्क्रॉल करता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन दूसरा है, थोड़ा सा एलिब्रेट करके डिस्कशन करते चल रहे हैं ताकि आपको हमेशा याद रहे। याद करना आसान है, 2008 रट्टा मारोगे जाके वहाँ भूल जाओगे, लेकिन आपको याद रखना है कि 2008 में सबसे पहले यही हुआ था। आज सब जितना भी मैनेजमेंट हो रहा है सब इसी के थ्रू हो रहा है। फाइनेंशियल कंडीशन को देखा जाता है। इन्फॉर्मेशन स्टोर्ड इनसाइड ब्रेन, दिमाग में एकदम कितना RRR वाला क्वेश्चन आ गया। इन्फॉर्मेशन stored inside the brain, recalling some information from the brain due to action of certain stimulus is called। सूचनाएं मस्तिष्क के अंदर संग्रहित रहती हैं एक निश्चित उद्दीपन की क्रिया द्वारा मस्तिष्क से कुछ जानकारी पुनः। उद्दीपन क्या होता है? उद्दीपन, रिकलेक्शन। रिकलेक्शन कैसे होता है? हमारे नाड़ी प्रणाली से मैंने बताया था, उसकी प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? उद्दीपन होना। उद्दीपन का उद्दीप्त हो जाना। आपका कोई जैसे कि आप कभी कभार आप रेलवे वहाँ पे जाते हैं, बस स्टैंड के आसपास रहते हैं या ट्रैफिक लाइट पर रहते हैं, गरीब बच्चा दिखता है
आपसे भीख मांग रहा होता है, उसकी मजबूरियाँ हैं। और कुछ लोग आजकल उसका गलत इस्तेमाल भी कर रहे हैं, मजबूरियाँ ज़्यादा होती हैं, उसी चक्कर में जेन्युइन बंदे को भी नहीं मिल पाता है। तो आपके दिल में एक बड़ी प्रेरणा से उत्पन्न होती है, दिल पसीज जाता है, मन करता है सब दे दें इसे ही। जैसे ही आपकी ग्रीन होती है लाइट, आप चले जाते उसे कभी याद नहीं करते, लेकिन उस क्षण आपको लगता है कि क्या बात है। जैसे हमने एक मूवी आई थी ना अभी KGF, जिसमें उसकी जब वो गाड़ी ड्राइव कर रहा होता है, ये जो बड़ा पाव गिरता है रोड पे, जब रुकता है तो नहीं बताता है माँ से बड़ा योद्धा कोई नहीं है। तो उसी डायलॉग ने, उसी इमोशन वाले सीन ने मूवी कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया। वो तो क्या होगा, सबके अंदर क्या कर दिया उसने, उद्दीपन कर दिया एकदम। जो सबको बचपना, देखिए सब लोग गरीबी से ही उठ के आते हैं, माँ बाप बहुत मेहनत से पालते हैं, उसको क्या करता है पुनः जागृत कर देना, मतलब अंदर से चले जाना, मतलब कहते टच कर जाना, वो ये काम करता है। इसे क्या बोलते हैं हम, रिकलेक्शन। 3R होता है, कौन कौन सा था बताइए तो थोड़ा सा। 3R में क्या क्या आता है, रजिस्ट्रेशन, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, रजिस्ट्रेशन। दूसरा क्या है, रिटेंशन, रिटेंशन, और फिर क्या है, रिकलेक्शन। रिकलेक्शन, रजिस्ट्रेशन की हिंदी क्या होगी, अधिग्रहण बोलते हैं ना, अधिग्रहण बोलते हैं, अधिग्रहण बोलते हैं। रिटेंशन का अवधारणा, अवधारण करना, अवधारणा। और नेक्स्ट क्या है हमारा बच्चा, रिकलेक्शन क्या है, क्या है, पुनः स्मरण, दोबारा याद करते हैं। जैसे मैंने पढ़ाते समय आपको बताया था, खैर आपको याद है, बस ऐसे हम एक डिस्कशन कर रहे हैं, मैंने आपको पूरा बहुत अच्छे से बताया था। जैसे बुजुर्ग लोग हो जाते हैं, नाना दादी के पास जाते हैं, आप पहले छुटकू छुटकू से थे, हाफ पैंट में, जैसे पांडे जी कई पैंट के बिना भी टहल रहे हैं छोटे पे, तो तब देखा था उन्होंने। अब क्या हो गया, अब बड़े हो गए, अब जाएंगे बहुत बड़े हो गए हैं तो पहचानेंगे ही नहीं, कहीं वही बचुआ है, पहले तो गोरा होता, अब थोड़ा थोड़ा रंग बदल गया इसका, है कि नहीं। तो वो नहीं पहचान पाते हैं, बस थोड़ी देर बाद भी समझते हैं अच्छा यही बच्चा हमारा ही है। फिर बहुत लाड़ प्यार से क्या करेंगे, समझाएंगे और समझाएंगे करेंगे। तो ये सब चीज़ें हैं। लकी हो पांडे जी, ऐसी बात नहीं है कि आपको एग्जाम्पल लिया जाता है। हाँ जी, क्या कह रहे हो चलिए बहुत बढ़िया, खुशी की बात है। तो ये समझ में आ गया ना, ये 3R बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, याद रखना। कभी कभी 4R ही बोलते हैं, चौथा R को क्या बोलते हैं, रिसेंसी बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं, रिसेंसी बोलते हैं, वो भी बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। लेकिन एग्जाम में ये 3R, देखो आपको भटकाने के लिए 2R दे रखा है, 2R दे रखा है, लेकिन रिकलेक्शन दिमाग में क्या कर रहा है, सूचनाएं मस्तिष्क में संग्रहित रहती है, एक निश्चित उद्दीपन क्रिया के कारण मस्तिष्क जानकारी पुनः स्मरण करना। देखो पुनः बोल दिया है, क्या बोल दिया, पुनः, तो समझ में आ गया पुनः स्मरण कहाँ होता है, रिकलेक्शन। आपका कभी कभी ना जो ऑब्जेक्टिव में यही सबसे बड़ी खासियत होती है, आंसर यही रहता है पुनः, ऐसे याद रखना है। एग्जाम में भूलते आप, इस क्वेश्चन में क्या होगा, डायरेक्ट आएगा पुनः पुनः निपटा दो। और सबसे बड़ी खूबसूरती ये है कि जो एग्ज़ाम में आता है क्वेश्चन ना, खासकर DGT वाला, ये उठाते सीधे सीधे उठाते पेस्ट मारते। अगर यहाँ पे क्वेश्चन गलत भी हैं, गलत क्वेश्चन बहुत सारे हैं, पूरे PDF में आप देखो 10 से 15 या 20 तक आपको पहुँच जाएंगे, डाउटफुल क्वेश्चन है। अगर ये लिखते कि मछली उड़ती तो अपना दिमाग नहीं लगाती, मछली उड़ा देना है फिर वहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे कोई उसका, मैं बहुत ऑनेस्टी के साथ बता रहा हूँ, कुछ क्वेश्चन गलत हैं, लेकिन ये आपको न तो क्लेम करने के लिए आंसर की नहीं आई, कुछ नहीं, सीधे रिजल्ट आता है। तो जो गलत लिखा है गलत याद करना है, गलत ही मार के आना है, ये ध्यान रखना है। मास्टर वहाँ नहीं बनना है, बहुत बड़ा अंतर गलत कर दिया, खासकर ED में, ED हो गया, चाहे कोई भी DGT का कोई भी चीज़ आ रहा है, कैसा भी क्वेश्चन आ रहा है, प्रैक्टिकल में आ रहा है, थ्योरी में आ रहा है, आपको पहले मानना ना सही है, यही दुनिया का सबसे परम सत्य है, और करना है उसे। ये मत सर लग रहा है मिस प्रिंट है, तो आपका वहाँ पे बगल में कोई खूबसूरत लड़की बैठी होगी, उसको समझाने के लिए कि मैं पढ़ने में बहुत अच्छा हूँ, है कि नहीं पांडे जी, इसके चक्कर में आपका आधा घंटा बर्बाद हो जाएगा। तो कहीं स्मार्टनेस नहीं दिखानी है, चुपचाप क्या करना है, काम करना, निकल लेना है, कोई नहीं पूछता दुनिया में आज के ज़माने में, ऐसा है कि नहीं। देखो हाँ कह रहा है। चलो नेक्स्ट करते हैं हम। नेक्स्ट है BF स्किनर थ्योरी, लर्निंग थ्रू कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ बिहेवियर कॉल्ड, हमारे व्यवहार के परिणामों के माध्यम से सीखने की BF स्किनर सिद्धांत कहा जाता है। BF स्किनर क्या दिया था उन्होंने, बताइए क्या दिया था। इनके और भी थी ना, बताओ और भी नाम, इनके और भी नाम बताइए आप, इसका करते हैं अभी। एक है ऑपरेंट कंडीशनिंग, कंडीशनिंग रुक जाओ अभी बताना अभी ना, कंडीशनिंग। दूसरा क्या है,
रिस्पॉन्स स्टिमुलस थियरी, इसे क्या बोलते हैं? RS थियरी, रिस्पॉन्स स्टिमुलस थियरी। क्या हुआ था? स्किनर ने किस पे दिया था? कबूतर। कबूतर क्या करती? पंजा मारती, उसके बाद क्या होता? लॉक से उसे खाना मिलता। क्या हो गया? रिस्पॉन्स स्टिमुलस करने के बाद उसे मिलता था प्रतिफल। वो क्या? नॉक नॉक करती, फिर खाने को मिलता, तब स्टिमुलस। रिस्पॉन्स के ऐसे नहीं होता, जैसे छोटे बच्चे भी होता है, गें गें करेगा तो घर वाले जानते भूखा लगा है तो कुछ खिला पिला देंगे उसे। उसने क्या किया? रिस्पॉन्स हुआ, उसकी वजह से स्टिमुलस खाने पीने को मिलता है कि नहीं? ऐसा ही होता है ना। जैसे आपको घर से पैसे लेने हैं तो बहुत उदास होकर बोलोगे पैसे चाहिए, तो घर पहले आप रिस्पॉन्स करते, फिर घर से क्या मिलता है? स्टिमुलस, पैसे मिलते। तो RS थियरी हो गया। उसके बाद अलावा क्या था? और किस नाम से जानते हैं? एक्शन। एक्शन क्या बोलो? एक्शन डिलीवरी प्रिंसिपल। बहुत बढ़िया याद कर रखा अभी तक आप लोगों ने, बहुत लंबा पहले पढ़ा है हमने, लेकिन अभी तक याद है, बहुत बड़ी चीज़ है। तो कभी कभी पूछ देता है, लेकिन 2 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। कभी कभी पूछा था, क्या हो गया अभी मुस्कुरा रहे हो? कोई बात नहीं है, चलता है। ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी हो गई, RS थ्योरी हो गई। देखो मेन मुद्दा, आप एक चीज़ आपको आइडिया लग रहा हो, पढ़ा तो सब है लेकिन रिकॉल नहीं हो पा रहा है। तो ये मेरा एक मकसद है, आप ये सोच रहे हो कि तो मास्टर जी बता देंगे, खुश हो जाएंगे, लेकिन आपको एक क्वेश्चन में कई क्वेश्चन है, आप इस तरह याद करो, कभी नहीं भूलोगे। और ये एग्ज़ाम इसी तक नहीं है, जब आपका JC JVC DGT में कभी भी एग्ज़ाम होगा, POT 30 क्वेश्चन पक्का है। और इधर ही से ऐसे क्वेश्चन निकलते हैं, डायरेक्ट नहीं पूछता वहाँ पे, घुस के पूछेगा वहाँ पे, एक्शन डिलीवरी प्रिंसिपल पूछ देगा, क्योंकि आप मास्टर बनने वाले हैं। क्लियर है ना? तो इसलिए इस भी आपसे आप करते रहिए, मुझे यकीन है सब आओगे। तो इसका ऑप्शन क्या हो गया हमारा? C। और ऊपर वाले दूसरे का क्या था? C। रिकलेक्शन था उसका। नीचे वाले का क्या है? ऑपरेंट कंडीशनिंग थियरी। इसे बोल देते हैं कार्यवाहक अनुकूलन। BF स्किनर ने क्या किया था? कबूतर पे दिया था, और किस पे दिया था? चूहा पे। चूहा क्या करता? लात पैर मारता, म्यूजिक बजती थी, है ना, फिर थोड़ा डांस करता, फिर मारता, खाना आता, है ना, फिर पैर मारता, फिर लाइट जलती, फिर मज़ा आना था, जैसे जब आता हो किस पे, फिर करंट लगता, फिर कूदता, फिर पैर मारता, खाना आता, मस्त रहता हो, गाना सुनता, नहाता धोता, वहीं पड़े रहता। तो चूहा था। और कबूतर को बंद किया तो कबूतर ही होती है, मारती तो ऊपर से ग्रेन मिलता है, खाने के लिए उसे खाना मिलता। तो इसीलिए हम इसे क्या बोल देते हैं? RS थ्योरी। मेरी बात समझ में नहीं है? इसे याद करने की बड़े आसान चीज़ नहीं है। स्किनर से आप समझोगे क्या होगा, तो आप कैसे ही याद रखना है, कैसे भी ट्रिक बना लो आप। समझ गए कि नहीं? नेक्स्ट चौथा बताइए, चौथा का रीड आउट करिए क्वेश्चन। खैर टाइम लग रहा होगा, आपको लग रहा होगा क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, काफ़ी जल्दी हो जाता है, लेकिन जल्दी करने का कोई फ़ायदा नहीं है। अकॉर्डिंग टू मास्लोस हायरार्की नीड्स थियरी, द नीड इज क्लासिफाइड इनटू लेवल। आवश्यकता को मैस्लो का पदानुक्रमानुसार आवश्यकता स्तरों में वर्गीकृत किया गया। बताइए 5 में इस तरह से आपको हायरार्की याद रखनी है, मैं करवा दूंगा बाद में। इस तरह बनता है ना, किसी को याद है? 5 में इस तरह बनता है, बनवाया मैंने ना, तो वो नोट्स में देख लेना। 5 ऐसे 1 2 3 5 लेयर में होता है मास्लो, 5 लेयर में बनता है। याद है किसी को? सब भूल गए, किसी ने बनाया भी है नहीं यहीं पे? चलो याद रखना, 5 होते हैं इतना नीड्स की, 5 जिसे अकॉर्डिंग टू मास्लो हायरार्की नीड्स थियरी द नीड्स आर क्लासिफाइड इनटू। आवश्यकता का मैस्लो का पदानुक्रम के अनुसार आवश्यकता को स्तरों में वर्गीकृत किया गया। आवश्यकता जैसे कि सिंपल सी बात है, आप इसे 5 याद रखना। आवश्यकता अगर मैं इन जनरलाइज करके आपको बताऊं, आवश्यकता कितने तरह की हो सकती है। एक तो होती है हमें जैसे पैसे की ज़रूरत है, तो क्या होगा? बहुत ज़्यादा आवश्यक होगा, आज की लाइफ जीने के लिए बहुत आवश्यकता है, तो उसकी एक इंपॉर्टेंस हो गई। आपको रहने के लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत इंपॉर्टेंट है, जिसे कहते हैं ना कपड़ा रोटी मकान। तो ये 3 आवश्यकताएँ बड़ी इंपॉर्टेंट है, कपड़ा रोटी मकान। अब साथ में क्या आ गया? ऑक्सीजन ज़रूरी और पानी, 5 हो गया। वैसे इन्होंने क्या किया है, अलग अलग चीज़ें मिल गई आपको। ऑक्सीजन पानी नीचे डाल दो, यहाँ पे डाल दो क्या? पानी, ऑक्सीजन ज़रूरी है, मकान, रोटी, फिर कपड़ा आप नीचे ऊपर डाल दो। कपड़ा एक ड्रेस बनवा लिया, साल भर चलेगा। जैसे आप लोग ड्रेस में आते हो, शाम को धुलते हो, फिर टांग देते हो, काम चल जाता है ना। रोटी चाहिए, ज़रूरी है ना। उसी तरह से इसमें नीड्स बताई गई हैं, आप ऐसे याद रखना। 5 चीज़ें बड़ी जरूरी। सबसे बड़ी चीज़ है, आपको याद कराने का एक बिल्कुल अलग सरल तरीका बता रहा हूँ। इस तरह से याद करना आसान नहीं होता है। ज्ञानेंद्रियाँ कितनी हमारी होती हैं, तो हमारी आवश्यकताओं को पूरी करने के लिए कितनी ज्ञानेंद्रिय की जरूरत पड़ती है? 5। कौन कौन सी होती हैं?
त्वचा, नोज, नाक, कान, आँख और जीहवा, जीहवा या मुंह। तो 5 ज्ञानेंद्रियाँ हैं। इसके बिना आपके अंदर कुछ नहीं जाएगा। अगर एक भी डैमेज हो गई तो आप खत्म, आपकी सारी चीज़ें खत्म हो जाएंगी। तो ये सब चीज़ें आती हैं, तो ऐसे 5 याद रखना, भूलो कभी नहीं। चलो नेक्स्ट देखते हैं। 5वां है while analyzing the syllabus, jobs, experiences by which skill can be acquired and developed is related to। पाठ्यक्रम का विश्लेषण, डूई, हाँ ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे लगा हुआ है ना। while in analyzing the syllabus, jobs or experiences by which skill can be acquired and developed in related to। पाठ्यक्रम का विश्लेषण करते समय कार्य या अनुभव जिनके द्वारा कौशल अर्जित और विकसित किया जा सकता है। कौशल अर्जित करना और विकसित करना, आपके अंदर कोई कौशल है, साइकिल चलाने कौशल है तो उसे अर्जित कैसे करते हैं? कराने के बाद, डूइंग के बाद। आपने यूट्यूब पे सीख लिया कार कैसे चलाएं हैं, तो यूट्यूब से सीख के थोड़ी कार चला लोगे, आप नहीं चला पाओगे, आपको करना पड़ेगा। उसे अर्जित करने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको? डूइंग करेंगे तभी आएगा आपको। साइकिल चलाना हो, खाना बनाना हो, चाय बनाना, कुछ भी करने से आपको उसमें क्या मिलती है? उसमें आपको कंपिटेंसी बढ़ती है। अगर POT के शब्द में बोला जाए, कंपिटेंसी बढ़ने का मतलब ये हो गया जब आप करेंगे तभी उसमें एक्सपर्ट होंगे। जैसे आपको पहले ईडी नहीं आती थी, ईडी बनाना शुरू कर दिया आपने। लेट आप घर में गर्ल्स रहती हैं, इनका हॉबी सिलाई मशीन, सब चला लेती हैं करीब करीब। पांडे जी नहीं चला पाएंगे सिलाई मशीन, कभी मतलब ही नहीं बनता। लड़कियाँ चला लेती हैं अपना, और कुछ दिन बाद क्या करते हैं? कपड़े सिलने लग जाते हैं धीरे धीरे, एक ही समय नहीं। जैसे साइकिल का एग्जांपल देता हूँ मैं। बचपन में क्या करते थे? पापा साइकिल लाते थे, उसे स्टैंड पे खड़ा करना, स्टैंड पे लगाना, पहला स्किल। दूसरा स्किल, जब सो जाते थे थोड़ा सा रोड तक दौड़ा के ले आना, फिर खड़ी कर देना। तीसरे दिन क्या करते थे? कुछ दिन बाद फिर अब बड़े हो गए, फिर एक को बैठा लिया, कैंची चलाते थे। इधर पैर टेढ़े पड़े हैं लेकिन चल रही है, हवा में रहते हैं लेकिन चल रहे हैं। फिर थोड़ा और लेवल बढ़ गया, पैडल तक नहीं आ रहे हैं, 24 इंच वाली साइकिल है, डंडा चलाते हैं। फिर डंडे पे क्या करते थे पांडे जी? गमछा बांध के, सीट बन जाती थी, है कि नहीं? गमछा बांध के वो चलाते। उसके बाद और लेवल बढ़ गया थोड़ा सा, वो आधा आधा मारते क्योंकि पैडल पूरा जाते नहीं, टक 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 है। उसके बाद थोड़ा सा और लेवल, फिर आप क्या सीट चलाना जान जाते थे, फिर अपने दोस्त को बैठाना जान। तो कैसे चीज़ें आपकी बढ़ी? डूइंग से, करने से। तो आपका जो स्किल है, कौशल है, करने से ही होता है, इसीलिए स्किल को कहा जाता है। स्किल में जो आपकी लर्निंग होती है डूइंग से कितनी होती है? करने से 63%। कितना? 63% योगदान होता है करने से। सुनने से स्किल बहुत कम। कितना सुनने से स्किल आती है? 13% मात्र। वही अगर आप थियरी पढ़ रहे हो तो कितना परसेंट अर्जित होती है सुनने से? थियरी में 75% ना, सुनने में थियरी वाले क्लासेस में 75% होती है ना, 75%। स्किल में कितना होता है डूइंग से? 63%। और जो आपका थियोरेटिकल कॉलेज होता है लेसन प्लान में, किसमें? लेसन प्लान, अगर लेसन पढ़ा रहे हो तो सुनने से बाय हियरिंग में कितना होता है? सीइंग एंड हियरिंग। सब भूल गए क्या तुम लोग? हियरिंग से कितना होता है वहाँ पे? यहाँ पे 13% उसमें होता है उसमें, लेकिन बाई सीइंग देखना होगा उससे 75% तक। सब चीज़ें याद रखो, इसे भूलोगे तो कैसे हो जाएगा। खैर इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है फिलहाल। अब देखिए स्किल करने से आती है। नॉलेज लेसन प्लान में बताओ कितना कितना है? बताओ रिचा। अगर कोई थियोरेटिकल कंसेप्ट पढ़ रहे हैं तो उसमें बताओ पूरा कितना होगा? बताओ इसको मैं लिखता हूँ फटाफट। बताओ बैठ के बताओ, बैठे रहो। बताओ स्किल का मैं लिख देता हूँ। बताओ स्किल में कितना परसेंट होता है? मेरा एक हो गया स्किन हो गया, या आई हो गई, हाँ और क्या आता है? टंग, नोज और टंग की स्पेलिंग बोला PA, टंग हो गया। स्किन से कितना होता है? स्किल में, स्किल की बताओ। स्किल में 65%। स्किल की बात चल रही है, कंफ्यूज क्यों हो? स्किल की बात स्किन से, आई से, (63%) मैंने वही तो लिखा था। 63% मिटा देता हूँ इसे, दिमाग काम नहीं कर रहा तुम लोगों का आज।
नहीं कर रहा है काम। 63% आई से देखने से, 20 ईयर से, नोज से 1%, टंग से। हाँ, स्किल चार्ट की नहीं सीख सकते। साइकिल चलाना तो हैंडल चार्ट रहे हो जाके, तो सिर्फ 1% सीख सकते हैं। हैंडल ऐसा होता है नोज से सूंघ के हैंडल ऐसा है, तो उससे कोई नहीं आएगा आपका। ईयर से कोई बता रहा है कि आपको ब्रेक ऐसे मारना है, हैंडल कोई मोड़ पे ऐसे टेढ़े होगी नहीं, थोड़ा सा अपने आप को भी टेढ़ा करना था, साइकिल घूमेगी। आई से देख के भी सीखते हो ना, इमिटेशन, लर्निंग बाई इमिटेशन। इमिटेशन से आपका स्किल बहुत ज़्यादा लर्न होता है। उसके बाद स्किन, जब तक करोगे नहीं तब तक कुछ नहीं आने वाला है। बाबा रामदेव नहीं कहते हैं, करने से होता है, करके देखो। तो इसे क्या करना है आपको, करने से सीखोगे आप। स्किन सोल्डरिंग करना है, पकड़ोगे तब करोगे। तो अगर सिलाई करनी है करोगे तब आएगा, इस तरह से नहीं आने वाला है। डन है। दूसरा बताओ नॉर्मल। नॉर्मल में बताओ, नॉर्मल जो लर्निंग होती है स्किन से कितना, लिख लेता हूँ इसे। स्किन हो गया, आई हो गई, ईयर हो गया, नोज हो गया, टंग हो गया। तो ये स्किन से कितना होता है बेटा बता? 6%, और आई से 75%, ईयर से 13%, नोज से 3%। देखिए इसमें क्या है, मैं एक चीज़ बता दूं, क्लियर क्रिस्टल कर दे रहा हूँ, क्योंकि एक चीज़ बड़ा ध्यान से देना, जितनी बुक पढ़ेंगे उसमें कहीं ना कहीं डाटा वैरी रहेगा। किसमें? इन दोनों पे वैरी कराते हैं, इन दोनों पे वैरी कराते हैं। कहीं 3% लिख देगा, कहीं 5% लिख देगा, कभी 7% लिख देगा, लेकिन ये ऑथेंटिक है। कहीं आप नीमी की 3-4 बुक उठा लीजिए, चारों पाँचों में अलग अलग लिखेगा, तो आपको डाउटफुल नहीं जाना है। जो एग्ज़ाम में क्या आता है मैं वो बता देता हूँ। एग्ज़ाम में आपका यही पूछेगा, और आपके लाइफ में भी इसी का काम आएगा, आपको ये पता होना चाहिए। स्किल में कितना सीखा जाता है? 63%। और नॉर्मल लर्निंग में जो होती है लेसन प्लान और जो डेमोस्ट्रेशन लेसन प्लान हो गया नॉर्मली, उसमें कितना होता है? आई से कितना होता है बच्चा? 75% होता है, 75% होता है। क्लियर है यहाँ तक? कितना होता है? 75%। ये मैंने ऐसे डिस्कस कर दिया, जरूरत नहीं थी इसकी, लेकिन आपको याद होना चाहिए, ठीक है ना? क्यों? जब आप नॉर्मल लर्निंग जब मास्टर पढ़ा रहा होगा तब आँख से देख के सीखते हो क्या पढ़ाया जा रहा है। इसीलिए लेसन प्लान में आपको क्या बनवाया जाता है? पीपीटी बनवाया जाता है, टाइटल लिखा जाता है, ऑब्जेक्टिव लिखा जाता है, लिखा जाता है कि नहीं? उसके बाद चार्ट भी बनाया जाता है, क्योंकि दिखाना है। नॉर्मल लर्निंग है, तो यहाँ दिख रहा है आपको 75%। मेरी बात समझ में आई कि नहीं? उसके अलावा स्किन कोई मतलब ही नहीं है, स्किन से थोड़ी लेसन प्लान लिख दी। यहाँ पे टाइटल पे टच करके देख रहे हैं, टाइटल लिखा है मैंने, उससे लर्निंग कुछ नहीं होती है। मेरी बात समझ रहे हैं कि नहीं आप? उसके बाद जो ईयर का भी रोल प्ले करता है। इसीलिए मैं बता रहा हूँ आपको, नॉर्मल लर्निंग में आप जब कभी ना आजकल ट्रेंड चल गया, कान में लगाते ईयरफोन और पढ़ते, बहुत बढ़िया पढ़ रहे हैं, गे कर रहे हो, कुछ याद नहीं होता। जैसे यूट्यूब बंद किया सब जीरो। इसीलिए बुक्स पढ़नी चाहिए। बुक्स पढ़ने से क्या होगा? आई को 75 पेज तक याद रहता है। इस पेज पे ये लिखा हुआ है। मेरी बात समझ रहे हैं कि नहीं? इस पेज पे, इसीलिए आई का बड़ा रोल प्ले करता है। ईयर का करता है काम, लेकिन 13% बस। इसीलिए एग्ज़ाम में जब आप पढ़ते हो मैराथन क्लास, साल भर का जीके, यहाँ वाली क्लास वहाँ वाली क्लास, तो क्या होता है? 13% याद रहता है, वहाँ पर जाकर सब गोलमोल हो जाता है। तो आपको क्या करना है? लिखना है, खुद करके देखना है, तब होगा। अगर लर्निंग अगर अच्छी बढ़ानी है, आप क्या करिए? उसे देखिए, उसे सुनिए, आँख और कान दोनों काम कर गई हमारी। उसके बाद उसे करके देखिए, मतलब लिखिए, नोट्स बनाइए। नोट्स बनाना क्या स्किल है, स्किल बनाते। जो बंदा सुनता है, लिखता है और खुद की नोट्स बनाता है, सिलेक्शन पक्का होता है। आप समझ गए? लाइफ का जो आपका सफलता का राज इसी पेज पे है, बाकी पीओटी तो मुमाया है। समझ गए कि नहीं? आपको अगर तैयारी करना है, देखिए, सुनिए, मास्टर पढ़ा रहे हैं, देखिए, कान से सुनिए, उसके बाद कौशल करके देखिए। खैर लिखने में तो 6% इस तरह नॉर्मल है, लेकिन उसे अगर कौशल के रूप में आप देखेंगे, कौशल के रूप में मतलब होगा तो उसे ग्राउंड पे इम्प्लीमेंट करना चाहेंगे, अपनी स्टाइल में लिखेंगे तो स्किल होगा। अगर उसी को कॉपी पेस्ट कर रहे हैं तो 6% लर्निंग, अगर उसी को अपनी स्टाइल में 2-4 बुक से पढ़ के कर रहे हैं 63%। कितना अंतर है? मेरी बात समझ रहे हैं कि नहीं? 60 गुना आपकी एफिशिएंसी बढ़ जाएगी। लेकिन वही इसीलिए कहते हैं अपनी खुद की नोट्स बनाएं। बाबा जी लोग आते हैं, देखिए सिलेक्शन नहीं होता सबका, क्यों? यही गड़बड़। 6% पर आप अटक जाते हो। अगर आपकी एफिशिएंसी यहाँ बढ़ा देंगे 75-13% और 60 कितना हो गया? ये हो गया 73-76, और इधर 75 है, कितना? 150।
आप कहीं 150% में काम कर रहे हैं, बाकी 100 में ही कर रहा है जो नॉर्मल कोचिंग वाला, तो आप 50% डिफिशिएंसी बढ़ गई कि नहीं, आपकी प्रोबेबिलिटी बढ़ेगी कि नहीं, आप आगे बढ़ गए वहाँ से। इसलिए तैयारी के समय इसका इस्तेमाल करें। पीओटी आपको न तो लेसन और डेमो प्लान, उसके अलावा आपको जीवन जीना भी सिखाती है। ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, आगे बढ़ते हैं। डन, क्लियर है यहाँ तक? मेरा मकसद ये था कि आप लोग की थोड़ा सा चीज़ें और डिस्कस करते रहें, आपके लिए बड़ा फ़ायदेमंद रहेगा। चलिए देखते हैं आगे। बड़ा स्लो चल रहे हैं, लेकिन कोई बात नहीं, काम की चीज़ रहेगी। समझ में आ रहा है कि नहीं पांडे जी आपको? विमल आ रहा है ना? कुल मिला के आपका रिवाइज हो रहा होगा कुल मिला के अच्छे से। अब टाइम कम है, आप लोगों को घबराना नहीं है, वहाँ पे जाके आराम से करना। नेक्स्ट देखिए इसमें और भी हैं ओरिएंटेशन, अभी मीना उस पर मैं डिस्कशन इसलिए नहीं कर रहा हूँ, उन पे भी डिस्कशन कर सकते हैं। लेकिन क्या होता है, अगर चारों ऑप्शन डिस्कस करेंगे तो एग्जाम में आपको चारों ऑप्शन दिखेंगे। अरे सर ने इसको भी बताया था, सर ने उसको भी बताया था, तो मैं एक ही ऑप्शन को लेकर आगे बढ़ रहा हूँ। आपका ऑब्जेक्टिव पढ़ने का ही तरीका भी होता है, चार ऑप्शन कभी नहीं पढ़ने होते हैं। जिस ऑप्शन का जो आसान आंसर है, आंसर उसी को याद रखना है। चार ऑप्शन कभी नहीं पढ़ना है, खासकर जब आप एग्जाम इस तरह के देने जा रहे हो जिसमें क्वेश्चन वही सूट के आते हैं। 4 क्वेश्चन दिया था, डूइंग दिया था ना, यहाँ पीछे वाले में डूइंग दिया है ना पीछे वाले में, तो आप कभी भी इस क्वेश्चन को रिवाइज करेंगे तो आपको इन पे नज़र बजानी ही नहीं चाहिए, इनको कभी देखना ही नहीं है, ऐसा सोचना है कि है ही नहीं अस्तित्व में, क्योंकि यहाँ घुमा के नहीं पूछता है, डायरेक्ट पूछता है। अगर आपने इन तीनों को देखना शुरू कर दिया तो एग्जाम में क्वेश्चन है डाउटफुल में चले जाओगे। यार क्या होगा, डूइंग होगा, ये नॉलेज होगा क्या, तीनों चारों तो पढ़ा था यार। तो अगर आपका डूइंग ही याद रखोगे तो डूइंग ही दिखेगा। एग्जाम में जो पहला ऑप्शन दिमाग में याद आता है वही होता है आंसर, ये भी ध्यान रखना। क्लियर है? चलिए छठे का बताइए क्या होगा। सब आता है। हाउ मेनी रेफरेंस मेथड आर यूज्ड टू एनालाइज द सिलेबस कोर्स कंटेंट। पाठ्यक्रम या पाठ्यक्रम सामग्री का विश्लेषण करने के लिए कितनी विधियां उपयोग की जाती हैं? ये तो दो, कौन कौन सी हैं? दो तो बताइए कौन कौन सी। रिचा याद करो, बताओ, याद करके बताओ कौन कौन सी होती हैं। पाठ्यक्रम की कितनी विधियां होती हैं? 2। याद करिए, रिकॉल करिए। 2 होती हैं, ये तो पता है आपको। 2 तरह की होती है मेथड, 2 तरह से एनालाइज करते हैं मेथड। कुल मिला के सिलेबस का एनालाइज करने का मतलब ये हो गया, आप देखें कोर्स होता है, सिलेबस होता है, इसमें क्या होता है कि दोनों में अंतर बड़ा थोड़ा सा होता है। कोर्स जो होता है पूरा लंबा चलता है, क्या होता है लंबा, 4 साल का बीटेक उसका कोर्स रहेगा। और सिलेबस जो होता है सेमेस्टर का हो सकता है, छोटा, उसका सब पार्ट होता है। मेरी बात समझ रहे हैं? उसका क्या होता है, सब पार्ट होता है। यही इसके अंतर चीज़ें आती हैं। लेकिन याद रखना कितने मेथड से इसको हम एनालाइज करते हैं, 2 तरीके से मेथड को एनालाइज करते हैं। याद आया? चलिए फिर नेक्स्ट देखते हैं 7वां। विथ रेफरेंस टू रिलेटेड इन्फॉर्मेशन और मोटर कार ड्राइवर ऑल द ड्राइविंग टेक्निक्स। जानकारी के संदर्भ में एक मोटर कार चालक को सभी